तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी के उन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपको इंटर की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये सभी प्रश्न VBI हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको सब्जेक्टिव प्रश्न याद होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि जनन की परिभाषा लिखिए। जीवधारियों में दो प्रकार के जनन कौन कौन से हैं। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका जवाब होगा कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीवों को पैदा कर सकता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीवों को पैदा कर सकता है। प्राणी दो प्रकार से जनन करते हैं, एक अलैंगिक तथा दूसरा लैंगिक। प्राणी दो प्रकार से जनन करते हैं, पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। युग्मज किसे कहते हैं, यह कैसे बनता है। युग्मज किसे कहते हैं, यह कैसे बनता है। इसका जवाब होगा कि शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होने पर युग्मज बन जाता है। इस युग्मज में बार बार विभाजन होकर एक भ्रूण बन जाता है। भ्रूणपोष केंद्रक में वृद्धि होकर बीज का भ्रूणपोष बन जाता है। क्लियर है। उचित समय पर अंडे के साथ शुक्राणु का जब वहन फैलोपियन नलिका में होता है, उस समय मिलन होने पर दोनों के संलयन द्वारा युग्मज बनता है। क्लियर है। अब सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, निषेचन से आप क्या समझते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन। इस प्रश्न को देखेंगे अब हम। इसका जवाब होगा कि शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रत्येक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, क्योंकि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या केवल n होती है। जनक कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का अर्धसूत्रीय विभाजन करती है, जिसमें सभी गुणसूत्र अंड कोशिका में आ जाते हैं, पोलर बॉडी में नहीं जाते हैं। अंड कोशिकाएं मादा के शरीर में ही विकसित होती हैं और मादा ही बच्चों को जन्म देती है। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि बिम्बपोषण से क्या तात्पर्य है। बिम्बपोषण से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स 2013 में ऑलरेडी पूछ चुका है, इस बात को आप याद रखेंगे। बिम्बपोषण से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम। इसका जवाब होगा कि यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोष के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है। क्लियर है। इस चरण का बिम्बपोषण कहा जाता है, यानी कि इस चरण को बिम्बपोषण कहा जाता है। विपुषित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैंगिंग कहते हैं। यह तकनीक बढ़िया किस्म के पादप प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से व्यापारिक पादप उत्पादन करने वाले लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। सवाल नंबर 5 है कि एक सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। इसका जवाब हम जानेंगे। कुछ प्रजातियों में जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब सवाल नंबर हम 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि शुक्रिय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा जिसको कहते हैं हम के प्रमुख संगठक क्या हैं। इसका जवाब होगा कि पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय यानी कि सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रुक्टोज यानी कि फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णों एंजाइम से भरपूर होता है। चलिए सवाल नंबर हम 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि गर्भ निरोधक किन्हें कहते हैं। स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किन्हीं 2 गर्भ निरोधकों के नाम लिखिए। यानी कि गर्भ धारण कैसे नहीं हो पाएगा, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। इसका जवाब होगा कि प्राकृतिक तथा यांत्रिक विधियों द्वारा निषेचन को रोकना गर्भ निरोधक कहलाता है, तथा गर्भ निरोधक विधियों द्वारा अंडे और शुक्राणु के संलयन को रोका जाता है। आगे देखेंगे कि स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 गर्भ निरोधकों के नाम इस प्रकार हैं।
पहला है गर्भ निरोधक गोलियां और दूसरा आपको डायफ्राम होगा। पहले हम गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जान लेते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों को रोज खाना पड़ता है, जिनसे मादा में अंडोत्सर्ग नहीं होता, यानी कि अंडे का उत्पादन नहीं हो पाता है। इन गोलियों से केवल अंडोत्सर्ग नहीं हो सकता है और रजोचक्र यानी कि मासिक धर्म, रक्तस्राव एवं गर्भाशय के दीवार के स्तर का उतरना सामान्य रूप से होता रहता है। दूसरा है डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में हम जानेंगे। इसे डॉक्टर द्वारा गर्भाशय के मुख्य सर्विक्स पर फिट कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु सर्विक्स नलिका में प्रवेश नहीं कर सकते। चलिए अब हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न शायद ही आपको मिला होगा, लेकिन ये प्रश्न आपको जानना जरूरी है और ये VVI भी है। VVI इसलिए है कि ये प्रश्न जो है आपको बिहार बोर्ड के 2011 में ये प्रश्न एक बार आ चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं कि सहपजीविता एवं कॉमेंसलिज्म में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि दोनों में अंतर बताना है। इसका जवाब होगा कि सहपजीविता में दोनों स्पीसीज एक दूसरे को फायदा देते हैं, जैसे लाइकेन शैवाल एवं फफूंदी के बीच एक सहपजीविता का उदाहरण है। यहाँ फफूंदी अवशोषण में मदद करता है, साथ ही साथ यह शैवाल को सुरक्षा भी देता है, जबकि शैवाल भोजन निर्माण करता है। और अब देखेंगे हम कॉमेंसलिज्म के बारे में। कॉमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा पहुंचता है, जबकि दूसरे को न फायदा न घाटा, यानी कि न फायदा ही होता है और न ही घाटा होता है। इस तरह के रिश्ते का उदाहरण है ऑर्किड। ठीक है, यह आम एवं अन्य वृक्षों पर उग जाता है। ऑर्किड को जगह मिल जाती है, जबकि मददगार वृक्ष को कोई घाटा एवं फायदा नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके आप ये भी सवाल कर सकते हैं हमसे कि आप किस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं, उसका हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स 2015 में आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये सवाल नंबर 10 है जो कि 2016 में आ चुका है। ये दोनों प्रश्न VVI हैं, हो सकता है कि इस सवाल अब की बार रिपीट भी करे। चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक विकास के बारे में। रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरिन एवं हाल्डेन ने प्रस्तुत की थी, जिनके अनुसार यह आदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पादित परमाणुओं को जोड़कर अणु बनने, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फिर बड़े कार्बनिक अणु और उनके संघनन से प्रथम जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है, जिसे बाद में यूरे एवं मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे, क्रमिक विकास क्या है। इसका जवाब होगा कि क्रमिक विकास किसी आबादी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पे घोड़े का क्रम विकास। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। 100 प्रतिरक्षक क्या है, टिप्पणी कीजिए, यानी कि कम शब्दों में लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है भी और शॉर्ट आंसर, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न है और कम शब्दों में इसका जवाब भी देना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी लाइक कर देंगे, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आप अच्छे से देख सकें और इंटर के एग्जाम के लिए आप पूरे रूप से तैयार हो सकें। चलिए इसके जवाब के बारे में हम जानेंगे। इसका जवाब क्या है, 100 प्रतिरक्षक क्या है, टिप्पणी कीजिए। इसका जवाब होगा कि उच्चतर कशेरुओं में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे कि रोगाणु के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी भी पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में 2 उपसिद्धांतों को समझना होगा। पहला कि उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों की भी पहचान कर सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। और दूसरा ये है कि कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। ध्यान देंगे कि होता क्या है कि कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से, यानी कि जो कारण पता नहीं हो, शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि शरीर को क्षति पहुंचती है और यह 100 प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग आमवती संधि शोथ यानी कि रुमेटोइड आर्थराइटिस से प्रभावित हैं, जो एक 100 प्रतिरक्षा रोग है।